नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा टॉपिक चल रहा था अपर्दन चक्र की संकल्पना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देख रहे थे कि धरातल पे जो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं वो भू आकृतियाँ आंतरिक और बाह्य शक्तियों का परिणाम होती हैं। आंतरिक शक्तियाँ हैं वो धरातल पे असमानता या असमरूपता को उत्पन्न करने का काम करती हैं, जैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज यानी कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये इनके द्वारा पर्वत पठार मैदान आदि का निर्माण है वो किया जाता है। जबकि जो आंतरिक शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, बाह्य शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, आंतरिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न की गई जो असमानता है उसको समानता में या जो अवसाद रहित है या एक समतल भूभाग में परिवर्तित करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से आंतरिक शक्तियां धरातल पर विषमता को जन्म देती हैं और बाह्य शक्तियां उन विषमताओं को समाप्त करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार एक आकृति विहीन भूभाग का निर्माण होता है। विद्वानों ने इसको अपर्दन चक्र के नाम से जाना, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अपर्दन चक्र डेविस महोदय की अपर्दन चक्र है कोई भूदृश्य जब वो एक आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो वो एक भवाकृतिक चक्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, फिर आपने विभिन्न विद्वानों का योगदान देखा। भूगोल भूआकृति विज्ञान है, उसमें चक्रीय पद्धति का समावेश किया गया था जेम्स हटन के द्वारा 1785 में। उसके बाद आए आपके प्लेफेयर, इसके बाद आपके विभिन्न प्रकार विद्वान हैं, बीदी है, स्वीजविक है, ठीक है, पैलेंटियर है, अमेरिकी नौसेना के मेजर पावेल हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अपर्दन चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसी के अलावा अपर्दन चक्र है वो एक नदी के भूभाग के लिए या नदी के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के लिए काम में लिया गया, लेकिन बाद में हिमानी है, जल है, वायु है, पवन आदि के जो कार्यों के रूप में भी अपर्दन चक्र के पर्याय है वो देखने को मिले। आज हम देखेंगे डेविस के भौगोलिक चक्र क्या है, कि डेविस की भौगोलिक चक्र की अवधारणा किस प्रकार से है। देखिए, अमेरिका के विलियम मॉरिस डेविस, ये भूगोलवेत्ता, इनके समय में चार्ल्स डार्विन के एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, और चार्ल्स डार्विन के विचारों का प्रभाव है वो WM डेविस के ऊपर पड़ा। ठीक है, उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1899 में नदी के जीवन चक्र के रूप में, ठीक है, नदी के जीवन चक्र के रूप में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भाई नदी का जीवन चक्र है वो इस प्रकार से संपादित होता है, और इसको भौगोलिक चक्र का नाम है वो दिया गया। ठीक है, इसके बाद इस अवधारणा के जो अन्य पक्ष में कि किसी भी जो भूदृश्य है वो इसका एक निश्चित जीवन इतिहास होता है और वो चक्रीय रूप में संपन्न होता है, कि कोई भी भूदृश्य होता है उसका एक निश्चित जीवन चक्र होता है और वो एक चक्रीय रूप में संपन्न होता है, यानी कोई भी भूदृश्य उसका एक इतिहास और वो इतिहास संपन्न होगा चक्रीय रूप में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेविस महोदय हैं, डेविस चक्र ने अपने जो भौगोलिक चक्र है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया, कि भौगोलिक चक्र, डेविस ने बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उठा हुआ भूभाग है वो अपर्दन के प्रक्रमों के द्वारा एक आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो उसको इन्होंने भवाकृतिक चक्र का नाम दिया। अन्य विद्वानों ने इसके लिए सामान्य चक्र है, आर्द्र चक्र है और जो अपर्दन चक्र है उसका प्रयोग किया था। डेविस ने अपने भूदृश्य के विकास में 3 मूलभूत कारकों का योगदान माना, जिनमें संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इस संरचना और प्रक्रम अवस्था को डेविस के त्रिकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो संरचना में कि चट्टान की संरचना किस प्रकार की है, उसकी भौतिक और रासायनिक बनावट किस प्रकार की है, वो उसकी सरंध्रता क्या है, पारगम्यता क्या है, खनिजों का स्तर है वो किस प्रकार से है, तो संरचना के अंतर्गत इसका अध्ययन
किया जाता है। ठीक है, सेल का वलन क्या है, भ्रंश क्या है। इसके बाद आते हैं इसके ऊपर प्रक्रम, कि इस संरचना के ऊपर कार्य करने वाले प्रक्रम है वो कौन से हैं। भौतिक और रासायनिक प्रक्रम इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह में परिवर्तन है वो होता रहता है। इसमें आपके भूमिगत जल है, लहर है, पवन है, वायु है, हिमानी, ये सभी शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आती है आपकी अवस्था, लास्ट स्टेज, कि स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। डेविस के अनुसार जैसे मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं, युवा, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्थाओं में गुजरता है, उसी प्रकार से जो एक स्थल रूप है वो भी अपनी इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। लेकिन उसकी जो अवधि है उसके वो अवधि कम या अधिक है वो हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर ये निर्भर करेगा चट्टान की भौतिक और रासायनिक संरचना के ऊपर कि वो अवस्था उसके ऊपर कितनी अवधि तक निर्भर रहे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए डेविस के भौगोलिक चक्र की अवधारणा, कि डेविस ने (1859) में चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर ठीक है, विकासवादी सिद्धांत से प्रेरित हुआ और प्रेरित होकर 1899 में, ठीक है, 1889 में, सॉरी 89 में, 1889 में नदी का जीवन चक्र इन्होंने लिया था। तो नदी के जीवन चक्र के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने? WM डेविस। किसके विचारों से प्रभावित हुए? चार्ल्स डार्विन के विकासवादी विचारों से। कब अपना सिद्धांत कब दिया? 1889 में। नदी के जीवन चक्र के रूप में सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था, जिसे इसी को 1899 में भौगोलिक चक्र या भवाकृतिक चक्र भौगोलिक चक्र का नाम दिया। ठीक है, इसे ही 1899 में इसको भौगोलिक चक्र का नाम है वो दे दिया गया था। इस अवधारणा के अनुसार, यह अवधारणा क्या है कि इस अवधारणा के अनुसार कि मेन ये अवधारणा क्या बताती है कि किसी भी भूदृश्य का एक निश्चित जीवन इतिहास होता है और वो चक्रीय रूप में संपन्न होता है। किसी भी भूदृश्य का एक निश्चित जीवन इतिहास होता है। ठीक है, और वह चक्रीय रूप में संपन्न होता है। चक्रीय रूप में संपन्न होता है इस अवधारणा के अनुसार। कौन सी? जो आपकी डेविस की अवधारणा है, अवधारणा के अनुसार। ठीक है, तो कोई भी जो भूदृश्य है उसका एक निश्चित जीवन इतिहास होता है
और वो जीवन इतिहास किसके रूप में संपन्न होता है? चक्रीय रूप में संपन्न होता है। ठीक है। अब डेविस क्या कहते हैं? डेविस इसके बारे में बताते हैं। डेविस के अनुसार ये तो थी भौगोलिक चक्र की जो अवधारणा है उसके अनुसार। अब डेविस के अनुसार क्या है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि होता है जिसके अंतर्गत एक उठा हुआ भूभाग या उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रमों के द्वारा एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो ये बताया किसने? डेविस ने भौगोलिक चक्र के बारे में कि भौगोलिक चक्र क्या है कि समय की एक अवधि है जिसके अंतर्गत एक उठा हुआ जो भूभाग है, उठा हुआ भूभाग है वो आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भूदृश्य वो दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो इसके भौगोलिक चक्र के समर्थक थे, भौगोलिक चक्र के जो समर्थक थे, तो समर्थकों ने इसे अलग अलग नाम दिया। समर्थकों ने इसे क्या क्या नाम दिया? देखिए, भौगोलिक चक्र के समर्थकों ने सामान्य चक्र है, अपर्दन चक्र है, भवाकृतिक चक्र है, सामान्य चक्र, अपर्दन चक्र, भवाकृतिक चक्र, तो ये इनके समर्थकों ने नाम दिया है भौगोलिक चक्र को। ठीक है। आर्द्र चक्र, आर्द्र चक्र भी कहा, आर्द्र चक्र के नाम से संबोधित किया। तो भौगोलिक चक्र के समर्थकों ने इस भौगोलिक चक्र को सामान्य चक्र यानी जनरल साइकिल, आपका नॉर्मल साइकिल जिसको कहते हैं, अपर्दन चक्र, साइकिल ऑफ इरोजन, जियोमॉर्फिक साइकिल, भवाकृतिक चक्र एंड ह्यूमिड साइकिल यानी आर्द्र चक्र के रूप में भी इसको संबोधित है वो किया है। किसके? समर्थकों ने, अपर्दन चक्र के जो समर्थक हैं। अब देखिए, डेविस कहता है कि भूदृश्य के विकास में 3 मूलभूत कारकों को बताया है। डेविस ने भूदृश्य के विकास में तीन मूलभूत कारकों को इन्होंने बताया है। ठीक है, कि कोई भी जो भूदृश्य है उसका विकास इन 3 कारकों के द्वारा होता है। अब वो कारक कौन कौन से हैं? वो कारक है आपके संरचना, प्रक्रम, अवस्था, यानी जो भूदृश्य है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं का कार्य है। भूदृश्य, संरचना, प्रक्रम
वह अवस्था का प्रकार्य है। तो डेविस ने किसी भी भूदृश्य के विकास में इन तीन कारकों को बताया। कौन कौन से? संरचना को, प्रक्रम को और अवस्था को। इन तीन कारकों को डेविस के त्रिकुट के नाम से या त्रिसंतुलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें डेविस के त्रिकुट, ट्रियो ऑफ डेविस, ठीक है, त्रिसंतुलक तो डेविस के त्रिकुट या त्रिसंतुलन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ठीक है, ये हो गए डेविस के तीन त्रिकुट। तो कोई भी जो भूदृश्य का विकास होगा वो किनके द्वारा होगा? इन तीन कारकों के द्वारा होगा, संरचना, प्रक्रम और अवस्था के द्वारा। और भूदृश्य के विकास में इन तीन कारकों का ही योगदान होता है। तो अब हम देखेंगे कि संरचना क्या है, प्रक्रम क्या है और अवस्था किस प्रकार की है। पहला है आपका संरचना, 1 नंबर। जो तीन कारक है उसमें पहला है संरचना। स्ट्रक्चर। और संरचना से तात्पर्य क्या है कि जो चट्टानें हैं या भूतल की जो शैलें हैं उनकी भूवैज्ञानिक संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो भूवैज्ञानिक रचना से है, संरचना से तात्पर्य। ठीक है, संरचना से जो तात्पर्य है भूगर्भ की शैलों की भूवैज्ञानिक रचना से है कि भाई इन शैलों की भूवैज्ञानिक रचना है वो किस प्रकार की है, ये शैलें किस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, इनकी जो पारगम्यता क्या है, ठीक है, संधि किस प्रकार की है, वलन का अक्ष है वो किस प्रकार का है। तो इसके कि भौतिक और रासायनिक बनावट शैलों की, जैसे शैलों की भौतिक व रासायनिक बनावट कैसी है। ठीक है, इसके अलावा सेल संरचना किस प्रकार की है, वलन अक्ष कैसा है चट्टान का। ठीक है, भ्रंश किस प्रकार का है, पारगम्यता कैसी है चट्टान की। ठीक है, तो संरचना के अंतर्गत जो चट्टानों की संरचना की उसकी भूवैज्ञानिक रचना किस प्रकार से हुई है चट्टान की, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा खनिज रचना है। ठीक है, शैल के वलन है, खनिज रचना कि जो चट्टानों का निर्माण हुआ वो किन किन खनिजों से मिलकर हुआ है, तो इसका अध्ययन है वो किया जाता है शैल संरचना के अंतर्गत। सैरंध्रता, आदि। ठीक है, तो संरचना से जो तात्पर्य होता है कि भूगर्भ की शैलों की जो भूवैज्ञानिक रचना है वो किस प्रकार की है, इसकी भौतिक और रासायनिक बनावट कैसी है, शैल संरचना कैसी है, वलन अक्ष कैसा है, भ्रंश कैसा है,
पारगम्यता किस प्रकार की है, खनिज रचना और सरंध्रता आदि से संबोधित किया जाता है। थॉर्नबरी ने इनके बारे में एक संबोधित किया है, क्या कहा, सेल संरचना के बारे में थॉर्नबरी ने, देखिए थॉर्नबरी ने एक कोटेशन दी जो संरचना है उसके बारे में, कि स्थल रूपों की उत्पत्ति में भूगर्भिक जो संरचना होती है वो सर्वाधिक नियंत्रक कारक होती है। स्थल रूपों की उत्पत्ति में भौगोलिक जो संरचना होती है वो सर्वाधिक नियंत्रक कारक होती है। सर्वाधिक नियंत्रक कारक होती है। ठीक है, कि स्थल रूपों की जो उत्पत्ति है उसमें भूगर्भिक रचना है वो सर्वाधिक नियंत्रक कारक होती है। और वो नियंत्रक कारक क्या होती है, क्योंकि सर्वप्रथम सेल संरचना जो विकसित होती है और उसके अनुसार भू आकृतियों का निर्माण होता है। क्योंकि सर्वप्रथम सेल संरचना विकसित होती है और फिर उसके अनुसार भू आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए थॉर्नबरी ने कहा था कि स्थल रूपों की उत्पत्ति में भूगर्भिक रचनाएं वो सर्वाधिक नियंत्रक कारक होती है, क्योंकि सबसे पहले तो सेल संरचना का विकास होता है और उस सेल संरचना से ही भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो ये है संरचना कि चट्टान की संरचना किस प्रकार से है। दूसरी है प्रक्रम। प्रोसेस, कि इस संरचना पे कार्य करने वाले जो प्रक्रम हैं, कारक हैं, वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, थॉर्नबरी ने कहा इनके बारे में, प्रक्रमों के बारे में क्या कहा, देखिए प्रक्रमों के बारे में थॉर्नबरी ने कि प्रक्रमों के अंतर्गत सभी भौतिक और रासायनिक साधन आते हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। सभी भौतिक व रासायनिक साधन आते हैं जिनसे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की जो सतह पर परिवर्तन होता है, जिन भौतिक और रासायनिक साधनों या कारकों के द्वारा, वो सभी किसके अंतर्गत शामिल होंगे, वो सभी प्रक्रमों के अंतर्गत शामिल होंगे। तो ये थॉर्नबरी ने बताया था प्रक्रमों के बारे में। ये आंतरिक और समस्त समतल स्थापक शक्तियां होती हैं। ठीक है, ये सभी जो कारक होते हैं वो आंतरिक कारक, समतल स्थापक शक्तियां, जिसके अंतर्गत आपके भूकंप है, ज्वालामुखी है। ठीक है, आंतरिक कारक हो गए। समतल स्थापक शक्तियां है जिसके अंतर्गत नदी है, पवन है, हिमानी है, वो सारे इसके अंतर्गत शामिल हो गए। कि जो ज्वालामुखी भूकंप से जो पर्वत और पठार का निर्माण हुआ था, उस पर्वत और पठार को समतल करने का कार्य किसने किया,
नदी ने, पवन ने, हिमानी ने, की लहर ने किया था। तो सभी इसके अंतर्गत सभी आंतरिक और समतल स्थापक शक्तियां हैं वो सम्मिलित होती हैं, क्योंकि आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो विषमता उत्पन्न की जाती है उस विषमता को समतल करने का जो कार्य है वो बाह्य कारक करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका बहता हुआ जल है, ठीक है, लहर है, पवन है, हिमानी है, वायु है, उसको सम्मिलित किया जाता है। जैसे अब देखिए कि भू आकृति जो प्रक्रम है उनकी छाप स्थल रूपों पर स्पष्ट देखी जाती है। थर्ड नंबर ये कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड नंबर कि भू आकृतिक प्रक्रमों की छाप स्थल रूपों पर स्पष्ट देखी जाती है। क्यों देखी जाती है? क्योंकि उस क्षेत्र में कौन सा कारक है वो कार्य कर रहा है, इसकी छाप उस भू आकृतिक प्रक्रम की देखने को मिलेगी स्थल रूपों के ऊपर। क्योंकि हम जानते हैं कि गौर्ज है, ठीक है, जलप्रपात है, इसका निर्माण किसके द्वारा होगा? नदी के द्वारा। यदि हमको ये देखने को मिल रहे हैं तो उस क्षेत्र में प्रक्रम कौन सा कार्य कर रहा है? बहता हुआ जल या नदी का काम है वो हो रहा है। यदि उस क्षेत्र में हमको युवाकार की घाटी, लटकती घाटियां हैं वो देखने को मिलती हैं तो उसमें कार्य प्रकार कौन सा प्रक्रम कार्य कर रहा है? वो प्रक्रम कार्य कर रहा है हिमानी। तो भू आकृतिक जो प्रक्रम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनकी छाप वहां के स्थल रूपों पर देखने को मिलती है। तीसरी है इसके अंतर्गत अवस्था। देखिए कि अवस्था के बारे में डेविस महोदय किस प्रकार से बताते हैं कि जो अवस्था होती है, अवस्था है ये स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्था होती है। अवस्था, ठीक है, टाइम जिसको कहते हैं कि स्थल रूपों के विकास की, या स्टेज भी कहते हैं इसको, स्टेज उपयुक्त होगा कि इस स्थल रूप का विकास कितनी अवस्थाओं के अंतर्गत हुआ। स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्थाएं कि उसका विकास है वो किस अवस्था के अंतर्गत हुआ। डेविस के अनुसार, डेविस ने कहा है, डेविस ने इसकी तुलना की है मानव जीवन से, कि मानव जीवन की तरह स्थलखंड का विकास भी, मानव जीवन की तरह जो स्थलखंड है उसका विकास भी ये भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के अंतर्गत होता है। ठीक है, मानव जीवन से इसकी तुलना की किसने? डेविस ने, कि जो स्थलखंड है इसका विकास है वो इन तीन अवस्थाओं के क्रम से होकर गुजरता है। और यह आवश्यक नहीं कि विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर ही आए, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो एक निश्चित समय पर ही आए। जैसे यदि किसी क्षेत्र में कोमल चट्टानों वाला धरातल है, कोमल चट्टाने वाली संरचना है, शैलें हैं, तो उस स्थलखंड का विकास है वो शीघ्र ही हो जाएगा और वो सभी अवस्थाओं से शीघ्र ही गुजर जाएगा। जबकि कठोर शैल वाले स्थलखंड हैं वो देर से प्रत्येक अवस्था को पार करेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर आए, आवश्यक नहीं कि विभिन्न अवस्थाएं
निश्चित समय पर ही आए। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करता है स्थलखंड की संरचना के ऊपर। यदि स्थलखंड या सेल संरचना कमजोर है तो ये सभी अवस्थाएं शीघ्र ही आ जाएंगी, और यदि सेल संरचना कठोर है तो ये अवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे आएंगी। तो जहाँ पर कमजोर सेलें हैं या कोमल चट्टान वाली संरचना है चट्टानों की, तो वहाँ पर सभी अवस्थाएं हैं वो शीघ्र संपन्न हो जाएंगी। इसके संदर्भ में वान एंजिल्स ने कहा है, वान एंजिला एक विद्वान हुए, तो वान एंजिला ने अवस्थाओं के संदर्भ में क्या कहा कि अवस्था का आश्य जो किसी स्थलखंड है इसके ऊपर प्रक्रमों के द्वारा लाए गए जो परिवर्तन हैं उसके दौरान हुए विशिष्ट विकास से होता है। कि अवस्था का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है, स्थलखंड के ऊपर विभिन्न जो प्रक्रम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इन प्रक्रमों के द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया, ठीक है। तो जो ये परिवर्तन लाते हैं वो परिवर्तन अवस्थाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है, और इस परिवर्तन से उस स्थलखंड का क्या होता है, विशिष्ट विकास होता है। तो ये थी डेविस महोदय की त्रिकुट, जिसको संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।